देखो नया साल आ रहा है और 2024 का जो भारत है वो भी एकदम नया नया दिखाई दे रहा है। आज भारत को सिर्फ एक ब्यूटीफुल, डाइवर्स एंड बॉलीवुड वाली सॉफ्ट पावर की तरह नहीं बल्कि एक इमर्जिंग सुपर पावर और एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल फोर्स की तरह देखा जाता है। ऐसा भारत जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में जरा भी नहीं झिझकता है। आज भारत इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। ये 10 साल भारत की डेकेड है और ऐसा पूरी दुनिया मानती है। हम अपनी पॉलिसीज को लेकर किसी सुपर पावर के पिछलग्गू नहीं है बल्कि एक इमर्जिंग लीडर की तरह अपना अलग रास्ता बना रहे हैं। और हैप्पी न्यू ईयर के लिए ये वीडियो इस बदलते भारत को लेकर एक ट्रिब्यूट है। न्यू ईयर की विश जब देना तो ये वीडियो भी अपने सारे दोस्तों में फॉरवर्ड कर देना, खासकर उन दोस्तों को जो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भैया इस देश का तो कुछ नहीं हो सकता। Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. अगर इस नए भारत की बात करें तो ये अपने सिटीजन्स को लेकर काफी पैशनेट दिखाई देता है और इस बात का सबसे बढ़िया एग्जांपल तो अभी कुछ ही दिनों पहले हमें दिखा है। उत्तराखंड की टनल में जब 41 लेबरर्स फंस गए थे तो उनको बचाने के लिए सारा का सारा फोर्स यहाँ पर लग गया था। 17 दिन के इस मिशन में 5 अलग अलग रेस्क्यू एजेंसीज, इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट, रैट होल माइनर से लेकर स्टेट ऑफ द आर्ट ऑगर मशीन्स तक जैसे बेस्ट रिसोर्सेस एक झटके में यहाँ पर लाइन अप कर दिए गए थे। 5 अलग अलग एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए और फाइनली 41 के 41 वर्कर्स को सक्सेसफुली और सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। अब ये ऑपरेशन तो भारत में ही था, लेकिन जब भारत के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात होती है तो एक अलग गेम होता है जिसमें भारत सरकार दूसरी सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करती है, अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटाइज करवाती है। भारत ने ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत से मिशन ऑपरेट करे, चाहे सिविल वॉर की सिचुएशन हो या फिर टेररिस्ट अटैक। हर जगह से भारत के सिटीजन्स को वापस हम सेफली लेकर आए। ऑपरेशन राहत से लेकर ऑपरेशन संकट मोचन सिर्फ कुछ एग्जाम्पल। अभी इसी साल की बात देख लो, ऑपरेशन कावेरी चलाकर सूडान में फंसे 3000 भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया था। और पिछले साल देखो, ऑपरेशन गंगा के थ्रू यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को हम सेफली वापस लाए थे एक वॉर जोन के अंदर से। चाहे पर्वत की चट्टान हो या लिटरल वॉर जोन, भारत के लोग अगर कहीं पर भी हैं तो वो सेफली वापस आ जाएंगे। इस बात की अब ऑलमोस्ट एक गारंटी सी लगती है और ये फीलिंग सबसे परफेक्टली कैप्चर होती है लेट सुषमा स्वराज जी के ट्वीट से। अगर आप भारतीय हैं तो चाहे आप मार्स में भी फंस जाओगे, वहां से भी आपको सेफली वापस लाना हमारी जिम्मेदारी। और जब 2020 में कोविड फैला, पूरी दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज जैसे स्पेन, इटली, यूके, यूएस, हर जगह का हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर गया। हमारी भी बहुत हालत टाइट हो गई थी। ऑक्सीजन शॉर्टेज से होने वाली डेथ हम कभी नहीं भूल सकते। ये देखकर बड़े बड़े थिंक टैंक ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भारत में कम से कम 50 लाख लोगों की डेथ हो जाएगी। लेकिन ना सिर्फ हमने इसको कंट्रोल करा बल्कि अपनी खुद की वैक्सीन तैयार करी। रिकॉर्ड टाइम में 100 करोड़ वैक्सीन लगाकर बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद कर दिए। जब यूएस जैसे देश अपनी वैक्सीन को जमा कर रहे थे तब भारत वैक्सीन मैत्री चलाकर 15 से ज्यादा देशों में वैक्सीन बांट रहा था। और यही ग्लोबल विजन आज भारत की जियोपॉलिटिकल अप्रोच में भी दिखता है। और जियोपॉलिटिक्स के लिए भारत आज एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह देखा जाता है। चाहे चाइना को काउंटर करना हो या ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना हो, यूएस से लेकर रशिया तक सारे के सारे देश भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी ना तो पीपल प्लीजिंग है और ना ही आइसोलेशनिस्ट। खास करके पिछले 3 सालों में भारत ने एक मल्टीपोलर वर्ल्ड वाली अप्रोच और पॉलिसी तैयार करी। रशिया वर्सेस यूक्रेन से लेकर इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन में कोई भी एक साइड चूज करने के लिए बाउंड नहीं है। हर बात में हमारा अपना इंडिविजुअल स्टैंड होता है। आज हम किसी के पिछलग्गू बन के बात नहीं करते। रशिया से ऑयल भी लेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को भी कॉल आउट करेंगे और चाइना के अगेंस्ट यूएस के साथ क्वाड भी ज्वाइन करेंगे। और ये सब कुछ भारत के डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस को दिखाता है। लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आती है तो बिना डिप्लोमेटिक हुए टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स को हम सीधा सीधा कॉल आउट भी करते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा हो या यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान कई डेकेड्स तक हमारे ऊपर अटैक्स को स्पॉन्सर कर रहा था, लेकिन आज उसको भी हमने ग्लोबली ऐसा कॉर्नर किया है कि आज उसे पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ करने की सोची भी तो जिन लोन्स पर आज वो जिंदा है वो भी आने बंद हो जाए। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You can do one more
Mumbai, you may lose Balochistan. इसके अलावा कनाडा और यूएस जैसी कंट्रीज भी जब भारत पर एक्यूजेशन लगाती हैं, जैसे निज्जर और पन्नू के केस में हुआ, या फिर ह्यूमन राइट और फ्री स्पीच जैसे इश्यूज पर जब ये लेक्चर देने की कोशिश करते हैं, तो हमने उन्हें उनकी ही लैंग्वेज में काउंटर करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी आज वर्ल्ड की मेजर पावर्स के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंस है, इस बात का पता तब चलता है जब G20 में किसी ने ये एक्सपेक्ट तक नहीं करा था कि भारत एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन डिलीवर कर देगा, और वो भी हमने कर दिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यूक्रेन वॉर पर वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को क्रिटिसाइज करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए रशिया को ऑन बोर्ड भी करना था और एक ऐसी ज्वाइंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी थी जिस पर हर एक कंट्री का कंसेशन हो। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम इतना डिप्लोमेटिक वेट कैरी कर पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सबको सरप्राइज करते हुए हमने ये भी करके दिखाया। 16 different drafts we did about on that one issue, the Russia-Ukraine geopolitical para. We did about 250 hours of non-stop negotiation, non-stop. And we must have done about close to 300 bilateral meetings to understand everybody's red line. No more discussions at Sherpa level. If any leader has a challenge, he can talk to my leader. इसके साथ ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करते हुए हमने एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनाउंस कर दिया। और आज की तारीख में हमारे फॉरेन रिलेशन कितने अच्छे हो चुके हैं, ये शायद आपको एक फोटो देखकर पता चल जाएगा। वैसे इससे पहले आप इसे बस एक फोटो ऑप कह के इग्नोर कर दो। ये फोटो जिस इवेंट की है ना, उस इवेंट में भारत ने कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स करी थी, और उसके बाद हमें ये न्यूज मिली कि इटली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ रहा है। और कहीं ना कहीं इसी जियोपॉलिटिकल कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि भारत में आज एक रिकॉर्ड नंबर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट जिन्हें एक टाइम पर बीमारू राज्य कहा जाता था, जिनमें महाराष्ट्र या गुजरात की तरह ट्रेडिशनल बिजनेस सेंटर नहीं है, वहां पर भी पिछले कुछ सालों में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इनफैक्ट यूक्रेन वॉर और ऑयल क्राइसिस के बावजूद भी जो भारत का रुपए है वो डॉलर के अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। और भारत के फॉरेन रिजर्व की बात करें तो पिछले कुछ सालों में ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से भारत चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। और इस ग्रोथ के पीछे कई बड़े डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि सरकारी बैंक्स जो सालों तक लॉसेस दिखा रहे थे आज प्रॉफिट शो कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में डीमैट अकाउंट्स का नंबर आप देखोगे तो उसमें भी एक स्टीप राइज देखने को मिलता है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम भारतीयों की बढ़ती रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी शो करता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एफडी या गोल्ड की तरह सेफ नहीं होते। तो कोई भी इस तरह का रिस्क तभी लेता है जब उसके पास एक अच्छी खासी डिस्पोजेबल इनकम बन गई। डिस्पोजेबल इनकम का एक और एग्जांपल ये है कि पिछले कुछ सालों में मार्केट के अंदर प्रीमियम ब्रांड्स का नंबर बढ़ा है। मतलब मिडिल क्लास अब थोड़े हाई एंड और लग्जरी गुड खरीदने लगे। जैसे कि अगर आप क्लोथिंग का एग्जांपल लो तो H&M और Zara जैसे ब्रांड की जो सेल है वो तेजी से बढ़ी। इनफैक्ट जो पेप जीन्स है वो 100 नए स्टोर्स भारत के अंदर खोल रहा है और इन्होंने 2000 करोड़ की सेल्स का टारगेट रखा हुआ है। और इन चीजों को खरीदने के लिए जब पेमेंट की बात आती है तो हमारे पास दुनिया का बेस्ट पेमेंट सर्विस है यूपीआई। पिछले एक महीने में 11 बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए। इनफैक्ट हम इस टेक्नोलॉजी को आज दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में बात कर चुका हूं, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से उसे चेकआउट कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूपीआई तो सिर्फ एक एग्जांपल है। अभी कुछ महीने पहले देखो चंद्रयान 3 जैसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट करा। इनफैक्ट अगर आप लास्ट महीने की खबर पढ़ो तो इसरो ने मून ऑर्बिटर को अर्थ ऑर्बिट में वापस लाने जैसा काम भी किया है। ये ओरिजिनली प्लान का पार्ट भी नहीं था, यानी हम मिशन के टारगेट से आगे जाकर इसको अचीव कर रहे हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाता है कि जो मैन्ड मिशन हम आगे करेंगे उसके लिए हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी होती जा रही है। इनफैक्ट यूएस और इसरो मिलकर हमारे एस्ट्रोनॉट को बहुत ही जल्दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे आपके लिए स्पेस ट्रैवल में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स भी भारत में बन रहे हैं। इसके अलावा डिजी यात्रा जैसी टेक्नोलॉजीज ने एयरपोर्ट के अंदर जो चेक इन प्रोसेस है उसको इतना आसान बना दिया है कि फ्लाइट पकड़ने के लिए अब आपको घंटों लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। और ट्रेन्स भी आज के टाइम पर पहले से काफी ज्यादा साफ रहती हैं और ज्यादा टाइम पर चलती हैं। और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स जो है वो तो लिटरली एक वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर आप एक जमीन से जुड़े हुए यात्री हो तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आज भारत जिस तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल कर रहा है वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। 2023 में जो ईवी की सेल्स है वो 50% तक बढ़ी है। 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर्स इन दोनों ही सेगमेंट में हमारी खुद की कंपनीज ओला और टाटा लीड कर रही है। ये दिखाता है कि हम कितना सस्टेनेबिलिटी की तरफ
तरफ फोकस कर रहे हैं। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाना हो या विंड से एनर्जी जनरेट करनी हो, भारत सस्टेनेबल एनर्जी की फील्ड में भी नए नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। और भारत में आज तो B2B से लेकर B2C जो स्टार्टअप्स हैं वो एक के बाद एक यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी स्पेशल बात यह है कि इन्हें यंगस्टर्स लीड कर रहे हैं और यही एंथुसियाज्म हमें स्पोर्ट्स में भी दिखाई देता है, और वो भी उन स्पोर्ट्स में जो ट्रेडिशनली भारत में ज्यादा खेले भी नहीं जाते हैं, जिनको ज्यादा लोग देखते भी नहीं है, जैसे पैरालंपिक्स, जिसमें शीतल देवी जो कि एक आर्मलेस आर्चर है, इन्होंने 3 मेडल जीते। एशियन गेम्स में स्क्वॉश के अंदर हमने सिल्वर और गोल्ड दोनों ही मेडल अपने नाम किए। इनफैक्ट एशियन गेम में तो हमने आज तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। हमारे चेस प्लेयर प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को भी एक मैच में हरा दिया था। इवन जैवलिन जैसा स्पोर्ट जिसका शायद लोगों ने पहले नाम तक भी ज्यादा नहीं सुना था, उसमें भी नीरज चोपड़ा एक के बाद एक रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। और ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप जब होस्ट करता है तो वहां पर हॉकी देखने के लिए लोगों के अंदर जो सपोर्ट था वो देखकर एक बार के लिए क्रिकेट फैंस भी थोड़ा सा शर्मा गए थे। देखो, भारत के अंदर यूथ का नंबर सबसे ज्यादा है और आज पूरी दुनिया के लिए लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उससे एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन का कोलैप्स करना। Most people in the world are operating under the false impression that there are too many people. This is not true. Earth could maintain a population many times the current level, and the birth rate has been dropping like crazy. जापान और कोरिया जैसी कंट्रीज में तो लोग इसलिए परेशान है कि इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है। हमने खुद इसे एक डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करा है। इलॉन मस्क भी इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन भारत के पास दुनिया की लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है और ये तेजी से बढ़ रही है, और इस यंग पॉपुलेशन के जो डिविडेंड है, जो फायदे हैं, वो अगले 30-40 सालों तक हमें देखने को मिलते रहेंगे, फिर चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो या स्पोर्ट्स की फील्ड। और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी भी देखो तो एक क्लियर डेटा पॉइंट दिखाते हैं कि देश पहले से ज्यादा सिक्योर है। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जो सेपरेटिस्ट हैं वो अपने हथियार डाल रहे हैं। इस पर भी हमने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाकर डिस्कस किया था कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और बाकी वर्ल्ड वाइड अननोन मैन जिस स्पीड से भारत के दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, उसमें तो लिटरली एक नेटफ्लिक्स सीरीज वर्दी थ्रिलर स्टोरी निकल के आती है। अब क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ये एक न्यू ईयर स्पेशल है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव पॉइंट बताए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बड़ी और बड़ी कंसर्निंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश में, और उस पर काफी जल्दी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा सिर्फ उन प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन को डिस्कस करते हुए। लेकिन तब तक नया साल सेलिब्रेट करो, ये वीडियो अपने दोस्तों में पहुंचाओ, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू।